हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी, साथ ही साथ अगर आप डी ट्रिपल एस बी केवीएस, बिहार पीजीटी टीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस सेशन में हमने पीजीटी टीजीटी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, लेक्चरर के जितने भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में हुए हों, पीजीटी लेवल के सबके क्वेश्चन जो है वो शामिल किए हैं। अभी तक इसके पहले हमारा जो है हमने जो है एनिमल सेल के 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो है एनिमल मतलब कोशिकांगों के कार्य यानी फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स के मतलब टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज तो हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं, प्लस टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं। इसमें चाहे वो राजस्थान पीजीटी में पूछा गया हो, बिहार पीजीटी में पूछा गया हो या उत्तर प्रदेश पीजीटी में, साथ ही साथ स्टेट लेवल तक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। एलटी ग्रेड के भी क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर शामिल किए गए हैं। तो इसको आप जो है लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, तो ना हिंदी वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत है ना इंग्लिश वालों को। बस करना क्या है, लास्ट तक बने रहना है और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताना है। आपके कमेंट से हमें कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, लेकिन आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, कुछ अच्छा करने का जो है ख्वाहिश जो है वो आती है। तो आप जो है कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करिए, ठीक है। क्वेश्चन है, इन 80s राइबोसोम आरएनए प्रोटीन रेशियो इज, 80s राइबोसोम में आरएनए प्रोटीन का अनुपात क्या है? 2:1 का है, 1:2 का है, 1:1 का है या 1:3 का है? तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक 70S होता है, एक 80S होता है। 70S राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और 80S जो होता है ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। 80S राइबोसोम, इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं और इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं। 70S जब अपने सब यूनिट में टूटता है, ये सब भी क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे तो अपने पास एक कॉपी पेन रख सकते हैं और जो एक्सप्लेन किया हुआ जो चीज़ें होती हैं उसको लिख सकते हैं। 70S राइबोसोम को आप 50 और 30 में तोड़ते हैं। 50 और 30 यानी 50S और 30S। एस क्या होता है, ये स्वेडबर्ग यूनिट होता है और इसको आप तोड़ते हैं 40 और 60 में। किसमें? 40 और 60 में। तो 80S राइबोसोम का आरएनए प्रोटीन का अनुपात पूछा है तो 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1 आरएनए और 1 प्रोटीन। ये 80S का होता है। देखिए ये 1:1 नहीं होता है, होता क्या है तो मैं आपको बता दूं। इसका जब आप सब यूनिट निकालते हैं ना, जैसे 70S का सब यूनिट आपने निकाला तो ये हो गया 50 और 30, 50 और 30 हो गया। तो ये लगभग 2:1 के अनुपात में आ रहा है। और जब इसका आप निकालते हैं तो ये 40 और 60 के अनुपात में आता है, 40 और 60 के अनुपात में। तो 40 और 60 को अगर आप काट देंगे, इसको काटिए, देखिए कितना आता है। तो ये लगभग लगभग ना 1:1 के अनुपात में आता है, ठीक है। इसके भी सभी यूनिट होते हैं, जैसे 18 और 5.5 ऐसे कुछ इसके भी सभी यूनिट होते हैं। तो वो सब एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगी। अभी इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1:1। 80S का होता है और 70S का कितना होता है, 2:1। अगर आपका 80S ना देके 70S पूछ ले तो 70S का 2:1 होता है और 80S का कितना होता है, 1:1 होता है। प्रोटीन और राइबोसोम, सॉरी आरएनए और प्रोटीन का डिफरेंस। अगला क्वेश्चन, द राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड, राइबोसोम प्रोटीन और किससे बना होता है? आरएनए से तो बना होता है, लेकिन वो कौन सा आरएनए होता है? क्या वो mRNA होता है, sRNA होता है, tRNA होता है या rRNA होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, rRNA। rRNA क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन और rRNA का बना होता है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, यानी कि राइबोसोम में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम के 2 कार्य होते हैं, एक संदेश के कूटानुदान करना और पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करना। यानी कि जो संदेश आया है, जो मैसेंजर आरएनए लेकर आता है, वो राइबोसोम आरएनए क्या करता है, उसका जो है विघटन कर देता है, बता देता है कि क्या संदेश आया है। और दूसरा क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है। इसी राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। mRNA, tRNA और RNA 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और
राइबोसोमल आरएनए, जिसमें प्रोटीन के साथ आरआरएनए जो है वो मिला होता है राइबोसोम में। राइबोसोम स्थित कहाँ होता है, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद होता है। जिस तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम जो है ये खुरदुरे संरचना होती है, इसे ऑर्गेनली ऑर्गेनेल विद ऑर्गेनली कहा जाता है, क्योंकि यह जो है एक ऑर्गेनली के ऊपर पाया जाने वाला ऑर्गेनली है, इसलिए इसे जो है कोशिकांग के अंदर का कोशिकांग कहा जाता है हिंदी में। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जिस तरफ यह राइबोसोम पाया जाता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिधर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्य के साथ संरचना जोड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, यानी कि कौन सा कार्य जो है उसकी संरचना दी हुई है और उसके कार्य दिए हैं, पूछा कौन सा सही मेल नहीं है। पहला दिया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स और जटिल अणुओं का टूटना, तो पहला ही आपका गलत है, क्योंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जटिल अणुओं में तोड़ने का कोई भी कार्य नहीं है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसे गोल्गी अपर्चर, गोल्गी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। यह जो है ये एक कारखाने के रूप में कार्य करता है, जिससे ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त जो प्रोटीन है उसको आगे संशोधित करने यानी आगे भेजने और उसको जो कहाँ तक उसको प्रोटीन को जाना है वहाँ तक पहुँचाने में मदद करता है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जटिल अणुओं को तोड़ने में कोई भी रोल नहीं निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि यह ATP का निर्माण करता है। ATP क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ATP, और इसी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ऊर्जा की फैक्ट्री कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन संश्लेषण, बिल्कुल सही बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। फिर दिया लाइसोसोम और कोशिकीय बहुलक का एकल में रूपांतरण। लाइसोसोम जो है ये सेलुलर पॉलीमर को मोनोमर में बदलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, ऑप्शन जो गलत है इसमें ऑप्शन ए गलत है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का इसको तोड़ने में कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम में किसकी बड़ी संख्या में उपस्थिति इसकी विशेषता है? लाइसोसोम में किसकी बड़ी संख्या में उपस्थिति इसकी विशेषता है, यानी लाइसोसोम में क्या पाया जाता है। सिंपल सा पूछा गया कि लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, तो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में भी बताया था कि लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं? कोई भी कोशिका खराब हो गई, कोई भी सेल रप्चर्ड हो गई, उसको जो है ख़त्म करने, जो आपने कभी देखा होगा कि आपके फिंगर पे चोट लग जाए, अगर चोट लग जाए तो यहाँ पे जो है काला काला धब्बा जम जाता है, ऐसे काला काला धब्बा जम जाता है। ये काला काला धब्बा हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ऑटोमेटिक ख़त्म कैसे हो जाता है? इसी लाइसोसोम की वजह से। इस लाइसोसोम में ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है और ये लाइसोसोम प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। ये अपने एंजाइम को थोड़ा इस पर छिड़कती रहती है हर दिन, और धीरे धीरे करके ये सारी कोशिकाओं, जो मरी हुई कोशिका है उसका भक्षण कर लेती है, जिससे क्या होता है कि वो धब्बा जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो किसकी हेल्प से करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम की उस हेल्प से करता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? डी डुवे नामक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1955 में लाइसोसोम का खोज किया था। लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग के नाम से भी इसी को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना ये जो लाइसोसोम है, ये जो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये मरी हुई सेल को ख़त्म करने का कार्य तो करती है, बाहर से आए हुए जो बैक्टीरिया, फंगस है, वायरस है, उनको ख़त्म करने का कार्य करती है, लेकिन कभी कभी ना इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अपने आप फट जाती है, और ये अपने आप को अपने साथ साथ अपने में उपस्थित जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको भी ले डूबती है, यानी कि उनको भी ख़त्म कर देती है। इसलिए इसे सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है तो सिंपल सी बात है, इसका pH अम्लीय होगा। हाइड्रोलिटिक का pH अम्लीय होता है, ये आपको पता ही है। अगर कभी आपसे इसका pH पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा, इसका pH 4.5 से लेके 5.5 तक होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में पाया जाता है, इसका pH कितना होता है? तो 4.5 से लेके 5.5 तक होता है। इसकी खोज 1955 में डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी एक प्रमुख कार्य है। अ मेजर फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज। गोल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है?
लाइट डिपेंड्स फोटोसिंथेसिस, प्रकाश पर निर्भर प्रकाश संश्लेषण। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन। लिंकेज ऑफ प्रोटीन विथ शुगर, शुगर के साथ प्रोटीन को लिंक करना यानी जोड़ना। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करना। गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कॉय, अनेक नामों से जाना जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। कब की थी? तो 1898 में की थी। 1898 में कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्गी बॉडी रख दिया गया है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो शुगर के साथ प्रोटीन का लिंकेज करना है, प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संशोधित करना है, और पैकेजिंग यानी कि जो प्रोटीन की पैकेजिंग है उनको प्रोटीन को पैक करने में इसकी महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए विशेष रूप से गोल्गी बॉडी क्या करता है, तो ये शुगर के साथ प्रोटीन का लिंकेज करता है और कोशिका के निर्यात किए जाने वाले प्रोटीन को आगे जो है प्रेषित करता है, आगे पहुंचाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गोल्गी बॉडी कुछ इस तरह की संरचना होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे होती है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही टूटकर बनी होती है, और इसमें कुछ वेसिकल्स होते हैं। ऊपर वाले भाग को सिस कहा जाता है, नीचे वाले भाग को ट्रांस कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स भाग को क्या कहा जाता है, तो ऊपर वाले भाग को सिस और नीचे वाले भाग को ट्रांस कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में किया था। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका और एक नाम है, इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम प्लांट में ना इसी गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। पहले में दिया है घटना, दूसरे में दिया कोशिका चक्र अवस्था। पहला दिया है रिप्लिकेशन यानी कि डीएनए प्रतिकृति। डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ पे होता है? तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो पॉलीमरेज कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलीमरेज कहलाता है। ऑप्शन डी। एक मिनट, डीएनए रिप्लिकेशन, हाँ पॉलीमरेज सही है। दूसरा है आपका विकास यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है? तो सोमेटोट्रोपिन की वजह से होता है। माइटोसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? माइटोसिस की प्रक्रिया जो होती है, माइटोसिस की प्रक्रिया होने वाली अवस्था क्या कहलाती है? तो माइटोजेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? माइटोजेंस। और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है, ये आप सभी को पता है। तो 1 का 4 आपको किस ऑप्शन में दिया है? 1 का 4 केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 का 4, बी का 2 और सी का 3 और डी का 1। यानी कि डीएनए प्रकृति यानी डीएनए का रिप्लिकेशन पॉलीमरेज कहलाता है। विकास सोमेटोट्रोपिन की वजह से होता है। माइटोसिस जो है ये माइटोजेंस कहलाता है, और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। अगर आपको इनमें से किसी का भी जवाब नहीं पता था, सिर्फ आपको इतना पता था कि प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है, ये तो पता होगा ना, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है, तो डी का 1 भी आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिया, डी का 1। ऐसे भी आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख के आपको डरने नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से, एलिमिनेट के माध्यम से जो है आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि एक कोशिका में एक हल्का विष डाला जाता है तो निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से विषहरण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? इफ अ मिल्ड टॉक्सिन इंट्रोड्यूस इनटू अ सेल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मेनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। यानी कि पूछा है कि कोशिका का वो कौन सा कोशिकांग है जो बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी ह्यूमन बॉडी का वह कौन सा पार्ट है जो बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, जिस प्रकार हमारे बॉडी का जो लीवर है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, विष से हमारे जो मतलब विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से यूरिया के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है, उसी प्रकार कोशिकांग में भी अपना एक डिटॉक्सिफाइड ऑर्गन पाया जाता है। उस ऑर्गन को आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। वो कौन सा ऑर्गन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ज़्यादा कार्य करता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसे कोशिकांग का कंकाल तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है, जैसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब चित्र देखेंगे, ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहरी आवरण को बनाता हुआ, इस न्यूक्लियस के बाहरी आवरण को भी यही बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूक्लियस का बाहरी आवरण कौन बनाता है, तो यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही न्यूक्लियस के बाहरी आवरण को बनाता है, और इस तरह से न्यूक्लियस के बाहरी आवरण को बनाता हुआ यह एक कंकाल की तरह एक सपोर्ट देने का कार्य भी करता है, इसलिए इसे कोशिकांग का
कंकाल भी कहते हैं, ठीक है। या इसे यांत्रिक सहायता भी, यांत्रिक शक्ति यानी कि सपोर्ट भी प्रदान करता है और कोशिका विभाजन के तल को भी निश्चित करता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नेकेड, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, ऑल ऑफ एबव। जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, देखिए न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता ही होता है, लेकिन इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी अपना अलग से डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसके पास भी ना अपने कार्य को करने के लिए एक वो होता है, क्या कहते हैं, अपना अलग से डीएनए होता है। इसीलिए इन ऑर्गेनेल्स को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। तो इसमें जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और जो होता है ये सर्कुलर भी होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। डीएनए क्या है? तो डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। डीएनए जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। अंतर इतना होता है कि ये जब यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जब ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है तो डीएनए तो पाया जाता है लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है वो नेकेड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है। वहीं पे जो आपका न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है ये नेकेड नहीं होता है, ये कवर्ड होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल है। द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक जिसे आप प्लास्टिड कहते हैं, या फिर गोल्गी बॉडी। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जिसे आप अलग अलग नामों से जानते हैं। मैंने अभी आपको गोल्गी बॉडी के कई सारे नाम बताए, जिसमें गोल्गी कॉय, गोल्गी अपरटस, डिक्टियोसोम। पौधों में से डिक्टियोसोम कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लांट में गोल्गी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। गोल्गी कॉय कोशिकाओं में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का स्थल है। गोल्गी काय की खोज सर्वप्रथम 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की थी। ये नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, जो गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी अपर्चर्स होता है, ये बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा यानी कि प्रोकैरियोट्स में गोल्गी बॉडी नहीं देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स में गोल्गी बॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं, तो इसमें आपको गोल्गी बॉडी नहीं देखने को मिलेगा। प्लांट्स में ही इसे गोल्गी बॉडी ना कहकर डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका क्या कार्य होता है, तो यह ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का स्थल है। गोल्गी बॉडी की गुहिकाओं में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और पॉलीसेक्राइड भी पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी जो है ये कोशिकाओं में अधिक मात्रा में जो है पॉलीसेक्राइड और एंजाइम को स्रावित करती रहती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, F1 कण पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है F1 पार्टिकल। इसी F1 पार्टिकल को F0 पार्टिकल या फर्नांडिस मोरन पार्टिकल के नाम से भी इसे जाना जाता है। फर्नांडिस मोरन पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज फर्नांडिस मोरन नामक वैज्ञानिक ने किया था, उन्हीं के नाम पे इसे फर्नांडिस मोरन पार्टिकल भी कहा जाता है। इसी का एक और नाम है ऑक्सीसोम। एक मिनट, F0 पार्टिकल, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम के नाम से भी इसी को जाना जाता है। यह पाया कहाँ जाता है? तो आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो सर्कुलर होती है, लेकिन जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ये कुछ इस फॉर्म में होती है, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे ही आपको एक पेडिकल नुमा संरचना देखने को मिलेगी। इस तरह से पेडिकल नुमा संरचना देखने को मिलती है ऐसे। इसी को F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल या फर्नांडिस मोरन पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पे देखने को मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है। इसकी टोटल संख्या माइटोकॉन्ड्रिया में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में 7 से 100 एंगस्ट्रॉम तक की होती है।
और ये जो होते हैं टेनिस, जैसे आपने टेनिस बॉल देखा और टेनिस देखा होगा ना, टेनिस टेनिस का जो रॉकेट होता है इस तरह से जो होते हैं ये होते हैं, और इस तरह से ये जालीनुमा संरचना बनाते हैं। अगर इसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाए तो आपको इस तरह से जो है इनकी संरचना देखने को मिलती है। इसको 3 भागों में बांटा गया। एक होता है बेस, ये नीचे ना ऐसे होता है, नीचे वाले को बेस कहते हैं, बीच वाले को स्टॉल कहते हैं और ऊपर वाले को हेड कहते हैं, ठीक है। F1 कण में इलेक्ट्रॉन अभिगम तंत्र एवं ऑक्सीकीय फास्फोलिकरण के काम आने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इस कारण इसे इलेक्ट्रॉन अभिगम कण भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कण भी इसी को कहा जाता है F1 पार्टिकल को। ये पाया कहाँ गया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया। आई होप सो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होता चल रहा होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आप लोगों के एक एक कमेंट मेरे द्वारा पर्सनली जो है लिए जाते हैं और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, आपसे जो मैं क्वेश्चन होमवर्क के रूप में पूछती हूँ या जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं वो भी और जो बाद में देख रहे हैं वो भी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमेंट करना। आपके कमेंट से हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलता है। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, यूट्यूब भले ही हमें कोई चार्ज ना दे, लेकिन हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है वो चार्ज हो जाता है आपके लाइक और आपके कमेंट, आपके सब्सक्रिप्शन से, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम हमेशा कुछ अच्छा कुछ नया लाने का प्रयास आपके लिए करते रहते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, राइबोसोम आर साइट फॉर, राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन सिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का, फैट सिंथेसिस का या रेस्पिरेशन का। यूपीपीएससी प्री 2004, टीजीटी बायोलॉजी 2009, दो एग्जाम में पूछा गया। इसको मैंने कितनी बार बता दिया अभी तक के वीडियो में, जब से एनुअल सेल पढ़ रहा है, कई बार। ऐसे मैं क्वेश्चन को रिपीट करते हुए चलती हूँ ना, कि अगर वो एग्जाम में आपको मिल गया तो कभी नहीं भूलेगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर केवल वीडियो देख ही रहे हैं, कोई नोट्स नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देख रहे हैं तो एक ही चीज़ को मैं इतनी बार, जब जब वो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड टॉपिक को मैं इतनी बार रिपीट कर देती हूँ कि क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप बस कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को देखिए और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसका जो सही जवाब है कि राइबोसोम का क्या कार्य है, तो आप सभी इसको रट गया होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करता है। किसके द्वारा करता है, अमीनो अम्ल के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए राइबोसोम की खोज की किसने, तो पैलाडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल यौन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण भी कहा जाता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अंतःद्रव्य जालिका से जुड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, यानी कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही पाए जाते हैं। बस अंतर इतना होता है, यूकैरियोटिक में 70 एस पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70 एस पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में ये 80 एस पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अलग से राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना अलग से राइबोसोम होता है और बैक्टीरिया के पास भी अपना राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अलग से डीएनए होता है, अलग से राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, तीन चीज़ों के पास जो है अपना अलग से राइबोसोम, प्लास्टिड नहीं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। 80 एस राइबोसोम जो होता है ये उच्च यानी कि हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निष्पादन करते हैं। अगर आपसे ध्यान से मेरा एक्सप्लेनेशन ही सुन रहे हैं तो भी आप इस क्वेश्चन का आसानी से आसान जवाब दे पाएंगे कि जब मैंने आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के चित्र के माध्यम से समझाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में बटा होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे राइबोसोम का प्रेजेंट होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और जिस भाग पे राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड का संश्लेषण करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह जो होता है जिसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, यह लिपिड का संश्लेषण करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है, एस्ट्रोलाल का उपापचय करता है तथा साथ ही साथ ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी भाग लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है, राइबोसोम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और शरीर का कौन सा अंग डिटॉक्सिफिकेशन करता है? तो हमारा लीवर करता है। इसको हमने लीवर के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उसको भी जरूर देखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे आपको कूट के माध्यम से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना आपको कूट के माध्यम से सॉल्व करना है। पहला दिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड का संश्लेषण करता है, बिल्कुल सही बात, अभी मैंने आपको बताया। ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रॉयल मेटाबॉलिज्म करता है, बिल्कुल सही बात है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि चार के चारों ऑप्शन इसमें सही है। देखिए आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है अगर ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा जाए। अभी मैं ऑप्शन ए मार्क करके चली जाती, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। इसलिए पेपर में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही मार्क करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, डिक्टियोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? किसमें जो होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा ही एटीपी का निर्माण होता है। इसका निर्माण एडीपी व अकार्बनिक फास्फेट से होता है। एडीपी क्या होता है? एडेनोसिन डाइफास्फेट। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा गृह होती है, इसी पे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन होता है क्रेब्स चक्र और एटीएस साइकिल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन अ सेल। एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुत्तम कोशिकांग कौन सा है? यानी कि सबसे छोटा कोशिकांग पूछा है। इसका जो सही जवाब मैंने जब मतलब एक एक क्वेश्चन बताती हूँ तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए उसी तरह से क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जब मैंने आपको राइबोसोम के बारे में बताया, मैंने आपको बताया राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फैक्ट्री है। इसकी खोज फैलाडे ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। कहीं कहीं 1958 भी दिया है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो 1958 है। यही जो है सबसे छोटा कोशिकांग है। ठीक है, राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग है। इसका कार्य क्या होता है? तो यह अमीनो अम्ल के माध्यम से, अमीनो एसिड के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोलाइजेशन टेक प्लेस इन। वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर पर फास्फोलीकरण होता है केवल कोशिका द्रव्य में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, कोशिका द्रव्य तथा गोल्गी कॉम्प्लेक्स दोनों में। जब मैंने आपको बताया था एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तब मैंने आपको टीसीए और ईटीएस साइकिल के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, और साथ ही साथ एक और बताया था ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, क्रेब्स चक्र। तो ये जो होता है कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर पर जो फास्फोलीकरण होता है वो कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है? तो एटीपी का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में दो सबस्ट्रेट केवल लेवल जो है वो फास्फोलीकरण पाया जाता है, जबकि ईटीएस या सीटीए जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चक्र में सबस्ट्रेट लेवल केवल फास्फोरीकरण पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह कोशिका द्रव में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन, एक्रोसोम आर स्पर्म इन डेरिवेट फॉर्म। शुक्राणु का एक्रोसोम किससे उत्पन्न होता है? शुक्राणु का एक्रोसोम है क्या? जब आप एक शुक्राणु को देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये तीन भागों में डिवाइड होता है। एक होता है हेड, एक होता है मिडिल पार्ट और एक होता है टेल। एक मिनट रुकिए, ये टेल ऐसे होता है, टेल। ठीक है, इसी जो इसका हेड वाला पार्ट होता है शुक्राणु का, स्पर्म है ये जो मेल बॉडी से निकलता है, जिसे जेनेटिक मटेरियल ले जाने का कार्य करता है। तो ये जो हेड वाला पार्ट है एक्रोसोम कहलाता है। यही हेड वाला पार्ट जो है ये एक्रोसोम कहलाता है। ये बनता किससे है? तो ये जो गोल्गी बॉडी होती है ना उसी से उत्पन्न होता है, उसी से बनता है। गोल्गी बॉडी की गुहिकाओं में यानी कि उसकी जो कैविटी होती है उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम और पॉलीसेकेराइड तो पाए ही जाते हैं, और उन्हीं को स्रावित करके ये गोल्गी बॉडी क्या करता है? एक्रोसोम का निर्माण करता है। उसके बाद इसमें मिडिल वाला पार्ट होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्रोसोम के किस भाग में, एक मिनट रुकिए यार चित्र मिट जाता है तो बहुत
बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। एक्रोसोम के किस भाग में जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, या पूछ लिया एक्रोसोम के किस भाग में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है एक्रोसोम के मिडिल वाले भाग में देखने को मिलती हैं। ठीक, हेड भाग को एक्रोसोम कहा जाता है, सॉरी स्पर्म के मिडिल वाले भाग में, हेड वाले भाग को, इसको 3 भागों में बांटा गया, हेड, मिडिल और टेल। हेड वाले भाग को ही एक्रोसोम कहा जाता है। इसका निर्माण गोल्गी बॉडी से होता है। ठीक है, जंतुओं में गोल्गी बॉडी विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है और यह कोशिका विभाजन के समय भी पट्ट का कार्य करती है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको एक्रोसोम, हाँ बहुत अच्छे से डायग्राम मिल गया। ये देखिए एक्रोसोम का बहुत अच्छा डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्रोसोम, ये ऊपर वाला हेड वाला भाग है और इसी को क्या कहा गया, एक्रोसोम कहा गया। उसके बाद मिडिल वाले भाग में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। सॉरी, मैंने आपको न्यूक्लियस मिडिल वाले भाग में बता दिया था। न्यूक्लियस जो होता है ये इसके हेड वाले भाग में देखने को मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो देखने को मिलता है इसके मिडिल वाले भाग में देखने को मिलता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो ऊपर वाला भाग है ये इसके टेल वाले भाग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके जो टेल वाले भाग है इसी को एक्सिस फिलामेंट, इसमें जो होता है एक्सियल फिलामेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, टेल वाले भाग में एक्सियल फिलामेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये एक स्पर्म का डायग्राम है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला, हेड वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसी को एक्रोसोम भी कहा जाता है। मिडिल वाले भाग में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस आपको हेड वाले रीजन में देखने को मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको टेल वाले रीजन में देखने को मिलेगा, और एक्सियल फिलामेंट्स भी टेल वाले रीजन में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसका निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण जो है ये गोल्गी बॉडी से होता है। इसको नेक वाला पार्ट कहा जाता है। ठीक, हेड, नेक एंड टेल, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन, एक्रोसोम बना होता है गोल्गी कॉय का, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का, सेंट्रियोसोल का। तो अभी हम लोगों ने देखा एक्रोसोम किसका बना होता है, गोल्गी बॉडी का बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्रोसोम किसका बना होता है, गोल्गी बॉडी का बना होता है। गोल्गी बॉडी को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, लाइपोप्रोटीन कहा जाता है, और डायरेक्ट डिक्टियोसोम भी इसी को कहा जाता है। जंतुओं के स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण जो है वो गोल्गी बॉडी द्वारा होता है। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्गी के द्वारा किया गया था। इसे लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। इसी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसी को प्लांट में क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और जीवाणुओं को छोड़कर सभी जीवों में पाया जाता है जिसमें जीवन होता है। पौधे में गोल्गी कॉय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, एक न्यूक्लियोसोम बना होता है। एक न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है, डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ओनली डीएनए, डीएनए एंड नॉन हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, एक न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, एक न्यूक्लियोसोम जो होता है ये डीएनए प्लस हिस्टोन का बना होता है। एक वैज्ञानिक थे वुडकॉक, इन्होंने जो है 1973 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो है क्रोमैटिन की संरचना देखी थी। इन्होंने देखा था कि प्रत्येक क्रोमैटिन पे मोती के समान जो है एक संरचना पाई जाती है जो कुछ कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोसोम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम बने किससे होते हैं, ये न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, जिसमें H2A2, H2B, H3 और H4 प्रोटीन के दो अणु होते हैं, इसलिए इसे ऑक्टामर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑक्टामर किसे कहते हैं, तो इन्हीं को ऑक्टामर के नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लियोसोम को ऑक्टामर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज वुडकॉक नामक वैज्ञानिक ने 1973 में किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बने किसके होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना ये ऐसे धागेनुमा संरचना होती है, और इस पे जो होता है डीएनए ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे मोती की तरह डीएनए जो होते हैं वो ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, इन्हीं को ऑक्टामर कहा गया। क्यों, क्योंकि इसमें H2A, H2B, H3, H4 जैसे प्रोटीन जो है देखने को दो अणु जो है देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्टामर भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की उप इकाइयों में आम आरएनए जुड़ते हैं। जो राइबोसोम की उप इकाइयां हैं उसमें आरएनए जुड़ते हैं F1 की उपस्थिति में, F2 की उपस्थिति में, F3 की उपस्थिति में या F4 की उपस्थिति में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि राइबोसोम एक जटिल आयोनिक मशीन है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक में 70 यूकैरियोटिक में 80। यह करता क्या है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है। राइबोसोम mRNA के द्वारा अमीनो एसिड के लिए एक निर्दिष्ट क्रम से जुड़ता है। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए के द्वारा राइबोसोम की उप इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। आरआरएनए के 3 कारक F1, F2 और F3 में पाए जाते हैं। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। mRNA और tRNA के आपस में जुड़ने से F2 कारक प्रारंभ में उत्तरदायी होता है। mRNA क्या है, मैसेंजर आरएनए। tRNA क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ये जब आपस में जुड़ते हैं तो F2 कारक जो होता है ये जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम की उप इकाइयों में mRNA जब tRNA से जुड़ता है तो क्या हो जाता है, F2 की उपस्थिति के कारण ये दोनों आपस में जुड़ पाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थ है? Which of the following organelles is devoid of DNA and is capable of duplication? यानी कि किसी भी कोशिका का रिप्लिकेशन जब होता है, डुप्लीकेशन जो होता है, अपने आप को जब डबल करता है, वो डीएनए की उपस्थिति के कारण करता है। लेकिन पूछा है वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए नहीं है फिर भी वो अपने आप को डबल करने में समर्थ है, अपने आप को डबल कर ले जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रियोसोल। सेंट्रियोसोल में डीएनए नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए नहीं होता है, तो सेंट्रियोसोल में जो होता है वो डीएनए नहीं होता है। फिर ये अपने आप को डबल कैसे करता है, तो पहले ये क्या करता है, सेंट्रियोसोल जो है ये पेरीसेंट्रियोसोल सैटेलाइट की सहायता से न्यूक्लियर एक्टिंग सेंटर की भांति कार्य करता है और सेंट्रियोसोल में रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण जो है ये अपने आप को डबल कर लेता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। 2 बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री और पीजीटी बायोलॉजी दोनों में भी। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन। सेंट्रियोल भाग लेते हैं प्लेट्स निर्माण को प्रारंभ करने में, स्पिंडल निर्माण को प्रारंभ करने में, केंद्र निर्माण को प्रारंभ करने में या कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने में। तो जो सेंट्रियल होते हैं, जैसे एक कोशिका है, इसमें ना बीच में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इसी तरह से इससे जो है स्पिंडल फाइबर जो है वो जुड़े होते हैं और सेंट्रियल अपने आप को 2 भागों में बांट लेते हैं और ये जो है दूसरे फेज में जो है ये किनारों पे चले जाते हैं और अपने आप से जो है स्पिंडल फाइबर को जोड़े रखते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, स्पिंडल निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का व माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण में भाग लेते हैं। इसके द्वारा कोशिका विभाजन में सहायता मिलती है। सेंट्रियोल एक कोशिकांग है जो केवल जानवरों में पाया जाता है, यानी कि ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। और सेंट्रियोल जो है इसके पास रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा और इसी के द्वारा ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है? राजस्थान पीसीएस पीजीटी 2015 और 2016 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन और इसका जवाब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहीं पे वायवीय श्वसन के माध्यम से जो है एटीपी का निर्माण होता है। इसी को ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एरोबिक श्वसन करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन करता है। वहीं पे बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो यह वनस्पतियों यानी प्लांट में होता है और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या करता है, इसके बहुत सारे कार्य हैं। ये एंजाइम को स्रावित करता है, बॉडी को मतलब कोशिका का डिटॉक्सिफिकेशन करता है और इसी पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला दिया है पोटेशियम आयन पंप निष्क्रिय परिवहन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो बिल्कुल गलत, यही आपका सही नहीं है। जो पोटेशियम आयन होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो खोज है वो सिंगल और निकोलसन ने की थी, 1972 में की थी। कब की थी? 1972 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये समझ लीजिए 3 क्वेश्चन आपके लिए तीन क्वेश्चन की तरह कार्य करेंगे। पहला, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल
इसकी खोज किसने की? सिंगर और निकोलसन ने की। कब की? 1972 में की। दूसरा है आपका मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली के पार जल संचलन किस क्या कहलाता है? तो यह ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहलाता है। फिर दिया प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, प्लांट सेल में जो है प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही आउटग्रोथ होता है और ये इस तरह से एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से जो है वो क्या करता है, जोड़े रखता है। ठीक है, और ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए आपका गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। अगला है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स बिल्ड सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। अब केंद्रण के दौरान कौन सा कोशिकांग अंग कम गति पर तलछट करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, आईएमपी मार्क करिएगा। जब आप एलटी ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी कोई भी एग्जाम देकर आएंगे, आप क्वेश्चन पेपर अपना टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से या फिर इसके एक्सप्लेनेशन में से खोज के प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी। विश्वास नहीं है तो आप एक बार शेयर करके देख लीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको जितने भी वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। और बहुत जल्द ही यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी के प्रीवियस ईयर जीएस जीके भी मैं लेकर आने वाली हूँ। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देते रहना होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियाई। अब केंद्रक की प्रक्रिया में सबसे पहले तलछटी में कम वेग पर ही केंद्रक जो है वो बैठ जाता है। इसके पश्चात वेग बढ़ने पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, माइक्रोसोम, गुणसूत्र जो होते हैं ये सब तलछटी में बैठ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले कौन सा बढ़ता है? तो न्यूक्लियाई जो है वो सबसे पहले बैठ जाता है। अब केंद्रक सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूगल दो माध्यम होते हैं। इसमें जो है इस तरह से ये प्रोसेस चलता है जैसे आपने अपने घरों में वॉशिंग मशीन और मिक्सर मशीन को चलते हुए देखा होगा। इसी प्रक्रिया को अब केंद्रण कहा जाता है और इसमें जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियाई जो होता है वो सबसे पहले तलछटी में बैठ जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट्स फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका निर्माण हेतु उत्तरदायी कोशिकांग है, यानी कि कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय या माइटोकॉन्ड्रिया। राजस्थान पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्गी बॉडी। कोशिका विभाजन के समय गोल्गी बॉडी की थैलियां यानी जो उसके बेसिकल्स होते हैं, गोल्गी बॉडी जो इस तरह की संरचना होती है, मैंने आपको बताया था इसमें ऐसे बेसिकल्स इसमें बेसिकल्स निकलते होते हैं। ये जो बेसिकल्स होते हैं ये नए सेल प्लेट का निर्माण कर लेते हैं। गोल्गी कॉय हेमी सेलुलोज का निर्माण करता है जो कोशाभित्ता का भी निर्माण करता है, यानी कोशिका भित्ति का भी निर्माण करता है। गोल्गी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्गी ने की थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की खोज किस सन में की थी। इसका जवाब मैंने आपको कई बार बता दिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की खोज किस सन में की थी और इसके क्या कार्य हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कमेंट बॉक्स में आप जितनी चीज़ें जो है पूछी जा रही हैं उसको टाइप करते चलेंगे ना, तो आपको कभी भी कोई एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो गलत नहीं होगा। चाहे आप कॉपी पे लिखिए, चाहे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगर आप ठंड का मौसम है, रजाई में बैठ के वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास कॉपी पेन तो होगा नहीं, लेकिन आपकी मोबाइल है, उसमें आप जो है टाइपिंग के माध्यम से अपनी चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने आंसर को जो है वो सेव करके रख सकते हैं। तो फिर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उन्हें कमेंट जरूर बताइए। आपके कमेंट से हमें यूट्यूब कोई पैसा नहीं देता, कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप वीडियो को लाइक भी करते हैं तो भी हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए कुछ अच्छा कुछ नया करने का प्रयास जो है वो करते रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, Which of the following cell organelles process a single unit membrane? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल जीवद्रव्य कला युक्त होता है? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये एकल, मतलब इसमें केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने बताया है डबल मेम्ब्रेन होता है, नीचे वाली मेम्ब्रेन जो है क्रिस्टी का निर्माण करती है, और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसी को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम की खोज डिडूवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। अगर पूछ लिया जाए लाइसोसोम का व्यास कितना होता है तो 0.25 से लेके 0.50 तक माइक्रोमीटर
तक इसका व्यास होता है और ये जो होती है एक परत कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का पीएच मैंने आपको अभी बताया था कि 4.5 से लेके 5.5 तक हाइड्रोलिटिक एंजाइम का पीएच होता है। लाइसोसोम गोल्गी काय की थैलियों और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। लाइसोसोम करते क्या है, तो ये जो है कोशिका के पाचन में मदद करते हैं। इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज डिडूबे ने 1955 में की थी। ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल या न्यूक्लियस। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रियोल। प्रत्येक सेंट्रियोल में दो, मतलब जो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है ना, ये सेंट्रियोल में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल में ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कैसे पाए जाते हैं, तो जो प्रत्येक तारक काय होता है, ये जो होता है ना, ट्रिपलेट फाइबर के 9 समूहों द्वारा बनते हैं। इसे 9+2 का अरेंजमेंट कहते हैं। 9+2 नहीं, हाँ 9+0 कहते हैं। 9+0 माइक्रोट्यूबल्स में 9+2 होता है और इसमें सेंट्रियोल में 9+0 होता है। 9+0 का मतलब क्या है, इसमें 9 ट्रिपलेट बनते हैं, लेकिन माइक्रोट्यूबल्स में जो होते हैं ये डबलेट बनते हैं, ऐसे डबलेट। और इसके जो केंद्रक में होता है 2 पाया जाता है, 2 ट्यूब्यूल पाया जाता है, लेकिन इसमें ना ये ट्रिपलेट में बनते हैं, डबलेट नहीं बनते, ये ट्रिपलेट बनते हैं। इस तरह से संरचना होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये संरचना होती है। और ये जो होते हैं ए बी सी करके एक दूसरे से इस तरह से अटैच होते हैं। और ए वाला हमेशा एक मिनट रुकिए, ये जैसे है ना ए बी सी, तो ये भी ऐसे ही होगा ए बी सी। अगर नीचे वाला ए होगा तो ऊपर वाला सी होगा, तो बीच वाला बी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ए वाला भाग ना हमेशा सी से जुड़ता है, ए वाला भाग हमेशा सी से जुड़ता है, ए वाला भाग हमेशा सी से। इस तरह से ना एक ये जो है, जैसे आपने एक चक्का देखा होगा, एक पहिया देखा होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर। जैसे आप ना इसको सिंपल समझिए, जैसे आपने अपने घरों में नींबू देखा होगा। नींबू, जब आप नींबू को काटते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से व्हील लाइक स्ट्रक्चर जो है निकल के आता है। इसी तरह से ये जो क्या करता है, ये एक कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सा, सेंट्रियोसोल। और ये 9+0 के अरेंजमेंट में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकांग जो सुकार्डों के मध्य भाग में पाए जाते हैं, मिड पीस में कौन सा पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, स्पर्म का चित्र दिखा के बहुत अच्छे से समझा के बताया था कि इसके हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है, मिडिल वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोसोल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिडिल वाले भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोल पाया जाता है। अगर हेड वाले में पूछा जाए तो हेड वाले में आपको न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडी देखने को मिलेगा। और टेल वाले में जो इसका आखिरी भाग होता है, इसमें एक्सियल फिलामेंट देखने को मिलता है। ठीक, अगर पूछ लिया जाए केंद्रक और गोल्गी बॉडी कहाँ देखने को मिलेगा, तो हेड वाले भाग में। मिडिल भाग में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोसोल। अगला क्वेश्चन, सिकुड़ी हुई रिक्तिका का प्रधान है। द मेजर फंक्शन ऑफ कंट्रोक्टाइल वैक्यूल्स इज एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन या ऑल ऑफ एबव। सिकुड़ी हुई रिक्तिका का मेजर फंक्शन क्या है। सिकुड़ी हुई रिक्तिका क्या है, तो यह वैक्यूल्स होता है। इसको इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। यह प्लांट सेल के 90% भाग को कवर करता है और अपने पास सारे जल, सारे स्टोरेज फूड, सब कुछ पाया जाता है। एनिमल सेल में भी वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन ये छोटा होता है। प्लांट सेल में ये प्लांट सेल के 90% भाग को अकेला वैक्यूल ही कवर करता है। इसमें जो संकुचनशील रिक्तिका होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, या एक्टोप्लाज्म में पाई जाती है। और इसका कार्य क्या होता है, तो ये आस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या करेगा, आस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। इसके चारों ओर लचीली सघन झिल्ली यानी कंडेंस मेम्ब्रेन का आवरण होता है और इसका कार्य क्या होता है, आस्मो रेगुलेशन का कार्य होता है। आस्मो रेगुलेशन क्या है कि जो प्लांट सेल में अनावश्यक जल है, इनको शरीर से बाहर निकालना ही आस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेल सिक्रेशन इज डन बाय। सेल का सिक्रेशन यानी कोशिका स्रावण कौन करता है। तो मैंने आपको बार बार बताया, गोल्गी बॉडी जो है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, ये सेल सिक्रेशन का कार्य करता है। गोल्गी बॉडी को ही लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में की थी। इन्हें जो है, इसकी खोज करने के लिए कैमिलो गोल्गी को 1906 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट मार्क, कैमिलो गोल्गी को किस सन में जो है गोल्गी बॉडी की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1906 में दिया गया। ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और जो है
माइकोप्लाज्मा में गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम या गोल्गी सैक के नाम से जाना जाता है। इसका जो कार्य है ये क्या करता है, तो यह कोशिका स्रावण का कार्य करता है, सेल सिक्रेशन का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह कौन सी कोशिका मतलब किस चीज़ों का स्रावण करता है सेल से, तो यह प्रोटीन का, एंजाइम का, पॉलीसेक्राइड का, म्यूसिलेज का, आज चीज़ों का जो है स्रावण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Which of the following cell organelles is in continuance with the outer membrane of nucleus? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केंद्रक की बाहरी झिल्ली के साथ निरंतरता में रहता है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और पराक्सीसोम। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से पढ़ लीजिए और मैं भी आपको बता चुकी हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन बनाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन बनाते हुए अपनी संरचना को कुछ इस प्रकार से बनाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो न्यूक्लियस हो जाएगा। अंतःद्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में की थी। यह कोशिका के कोलॉइड मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। कोशिकाओं के केंद्र का द्रव और कोसा द्रव को केंद्र की बाहरी झिल्ली से बनाए रखता है। इसमें लिपिड, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, या ग्लाइकोजन का भी संग्रह करने का कार्य करता है। ये आपको जो है 3D स्ट्रक्चर के माध्यम से ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो आपको पॉइंट पॉइंट धब्बे नुमा संरचना दिख रहा है यही आपका राइबोसोम है, ये जो प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, इन भागों पे आप देख पा रहे हैं राइबोसोम नहीं दिख रहा है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए किसमें नहीं मिलता? केंद्रक में, राइबोसोम में, लवक में या माइटोकॉन्ड्रिया में? किसमें डीएनए नहीं प्रेजेंट होता है? तो मैंने आपको बताया था डीएनए न्यूक्लियस में तो पाया ही पाया जाता है, तो ये तो सही ही हो जाएगा कि न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने बताई थी जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके साथ साथ किसमें न्यूक्लियस पाया गया था? मैंने आपको सॉरी डीएनए पाया गया था, मैंने आपको बताया था। उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक में तो पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये कोशिकांगों में भी डीएनए जो है वो पाया जाता है, लवक में, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड और प्लास्टिड का ही हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड को ही 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो इसके क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में जो है यानी प्लास्टिड के तीनों में जो है वो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जबकि राइबोसोम में अपना कोई भी डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक, राइबोसोम में क्या होता है, डीएनए नहीं पाया जाता है। कोशिका के अंदर डीएनए विभिन्न कोशिकांगों में उपस्थित होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, प्लास्टिड। कुछ में अनुपस्थित होता है, जिससे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, 40S तथा 80S राइबोसोम से मिलकर क्या बनता है? देखिए मैंने आपको राइबोसोम के सभी यूनिट स्टार्टिंग में ही डिस्कस कराए थे कि 70S राइबोसोम जो होता है ये 50 और 30 से मिलकर बनता है, और 80S जो होता है ये 40 और 60 से मिलकर बनता है। तो 40 और 80 किसके हो गए? 80S के हो गए। किसके हो गए? 80S के हो गए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अगर आप ध्यान से देखते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं होंगे। 80S जो होते हैं ये हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। 70S जो होते हैं ये जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। माइकोप्लाज्मा यानी कि प्रोकैरियोटिक के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलते हैं 70S। ठीक, एस क्या होता है? इसे स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसे सेडमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, स्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था, उसी के नाम पे इसे स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रिक्तिका के चारों ओर उपस्थित कला कहलाती है? देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा लिख दिया है आपको समझाने के लिए। रिक्तिका यानी वैक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन पाया जाता है, वैक्यूल्स के जो चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, इसी को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। जीआईसी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है तो देख लीजिए, इस वीडियो में जीआईसी के भी क्वेश्चन जो है वो शामिल किए गए हैं। जीआईसी में पूछा गया 2015 में कि वैक्यूल्स के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। साइटोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट क्या है? तो जो साइटोप्लास्ट है, एक मिनट रुकिए,
ठीक है। जो टोनोप्लास्ट होता है ये रिक्तिका के चारों तरफ मौजूद होता है। रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे रिक्तिका रस यानी कि वैक्यूल्स जूस कहते हैं। ये प्रायः कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, या नई कोशिकाओं में इनका आकार छोटा एवं संख्या अधिक तथा परिपक्व कोशिकाओं में इसका आकार बड़ा और संख्या कम होती है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेटिव एंजाइम अकर्स मोस्टली इन, ऑक्सीडेटिव एंजाइम अधिकतर किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम, गोल्गी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। ऑक्सीडेटिव एंजाइम किस में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। यह सेल सिक्रेशन का काम करता है। गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे ने की थी। किसने की थी? पैलाडे ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की किसने थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की किसने थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is responsible for the mechanical support protein synthesis and enzyme transport? यांत्रिक सहायता, प्रोटीन संश्लेषण और किण्वन ट्रांसपोर्ट में कौन सा जिम्मेदार है? देखिए, अगर आपने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन आपने पढ़ा था प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो आपको इसका जवाब बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ा है तो इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। मैंने आपको बताया था इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं क्योंकि यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भी यह महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यांत्रिक सहायता, प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम ट्रांसपोर्ट के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्तरदायी होता है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग होता है या प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जीव तंतुओं में प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा एक कोशिका को दूसरे कोशिका से संबंधित रखने में मदद करती है। यह कोशिका कंकाल का भी कार्य करती है, यानी कि यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती है। यह पदार्थ के अंदर आने वाले व बाहर जाने वाले पर भी नियंत्रण रखती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जो आपको यहाँ पे पूछा गया है। बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तो देख लीजिए, आपके सामने ही बिहार से भी कुछ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इस श्रृंखला में ऐड किए गए हैं। तो बिहार के भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन दिखा दिए, जीआईसी के भी क्वेश्चन आपको दिखा दिए, जीआईसी बायोलॉजी के भी क्वेश्चन दिखा दिए, नवोदय विद्यालय पीजीटी के, यानी कि पीजीटी लेवल के जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, चाहे वो बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, पीसीएस में पूछा गया, ईएमआरएस में पूछा गया, केवीएस में पूछा गया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज इसमें कवर किया जा रहा है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल सेल पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल में भी हमने टॉपिक वाइज एनिमल सेल को भी हमने 2-3 भागों में बांटा। 2-3 भागों में कैसे बांटा? पहले तो हम लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको पढ़ा। फिर जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको पढ़ा। अभी हम लोग फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स से जितने क्वेश्चन पूछे गए, यानी सेल ऑर्गेनेल्स के जो भी इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करेंगे वो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, यानी माइटोसिस और मियोसिस से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो राजस्थान पीजीटी में पूछा गया हो, टीजीटी में पूछा गया हो, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया हो, बिहार पीसीएस में पूछा गया हो, बिहार पीजीटी में पूछा गया हो, यूपी एलटी ग्रेड में पूछा गया हो, जीआईसी में जितने भी पीजीटी लेवल के एग्जाम ईएमआरएस को लेके दिल्ली यानी कि DSSB तक के जितने भी क्वेश्चन मियोसिस और माइटोसिस से बन सकते हैं उसको एक्सप्लेनेशन के साथ इसी तरह से पर डे हम लोग जो है पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बस देखिए, अब क्लास का टाइमिंग भी मैंने बढ़ा दिया है, 1 घंटा लगभग कर दिया है, लेकिन अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? तो आपके सपोर्ट और सहयोग, आपके प्यार के। वो कहाँ से मिलेगा? तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देखना। देखिए, आपके कमेंट और लाइक से ना
कोई भी पैसा नहीं मिलता है। सब्सक्रिप्शन से और व्यू से मिलता है, सब्सक्रिप्शन से भी पैसा नहीं मिलता है। सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, लाइक और कमेंट से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर जितना अधिक कमेंट, जितना अच्छा कमेंट देखने को मिलता है, जितने ज़्यादा वीडियोस पे लाइक मिलते हैं, जितने ज़्यादा चैनल पे सब्सक्राइबर होते हैं, उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा आती है। उससे ना हमेशा नया प्रयास करने का मन होता है और कुछ अच्छा करने का प्रयास होता है, मन होता है। तो वो सारी चीज़ें ना हमारे मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ और आप ना बहुत जल्द आपको एलटी ग्रेड के और जीआईसी के, जीएस जीके के भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, एक ऑथेंटिक बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप उसे भी जरूर देखिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे ही वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए कि अब इसी चैनल पे एलटी ग्रेड और जीआईसी के, जीएस जीके के वीडियो भी आ गए हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन कर लें। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।